अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था और कॉम्पटन इफ़ेक्ट के कुछ स्टार्ट के उसका एक्सपेरिमेंट के कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से कॉम्पटन इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ी है, कॉम्पटन इफ़ेक्ट जो है वो डिस्कवर किया गया या कॉम्पटन इफ़ेक्ट को देखा गया। ठीक है, उसकी क्या रीजंस थी, क्या था, वो हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में से पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी के पास वो लेक्चर मौजूद नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाके वो लेक्चर देख लें, क्योंकि उसके बगैर इस लेक्चर की आपको समझ नहीं आएगी। तो यही है कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो उन रिजल्ट्स को जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती। वो रिजल्ट में थोड़ा सा गो थ्रू कर देती हूँ कि आपके पास ये है कि जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है एक्स रेज की, ठीक है, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपना पैटर्न, अपनी फ्रिक्वेंसी और अपनी वेव लेंथ को आफ्टर स्कैटरिंग या आफ्टर कोलिजन चेंज नहीं करती। इसको कॉम्पटन ने रिजेक्ट किया था। तो बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी हम ये कहते हैं, जिसको पॉइंट नंबर 6 है, क्वांटम थ्योरी की बेस पे हम ये कहते हैं, वो ये एज्यूम करती है कि एक्स रेज जो हैं वापस फोटॉन्स होती हैं। फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ लाइट, आर द क्वांटा ऑफ लाइट, क्वांटम्स। ठीक है, क्वांटा कहते हैं, ये भी आपस पैकेट्स यानी पार्टिकल्स की सूरत में ट्रेवल करेगी। एंड फोटॉन बिहेव लाइक अ पार्टिकल विद कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन लाइक बायलेयर्ड बॉल। अब बायलेयर्ड बॉल जो आप स्नूकर वगैरह के अंदर देखते हैं कि स्नूकर में वो जो खेल रहे होते हैं, एक बॉल को जाके जो है वो आप पुश करते हैं, वो जाकर टकराता है दूसरी बॉल से, दोनों स्कैटर हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो वो फिनोमेना उसके साथ उन्होंने थोड़ा सा इसको रिलेट किया हुआ है कि बिल्कुल उसी तरह का फिनोमेना यहाँ पर भी होता है। तो अब आपके पास ये कुछ ग्राफिकल पैटर्न्स बताए हुए, इन ग्राफिकल पैटर्न्स के मुताबिक आपके पास ये है कि टोटली अगर देखा जाए ग्राफ नंबर 1 को अगर हम डिस्कस करें, सो बच्चों ये जो ग्राफ है, ग्राफ नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ 1 में हमने क्या चीज़ शो की हुई है कि आपके पास इंटेंसिटी एंड आपके पास जो वेव लेंथ है, इसके दरमियान का रिलेशनशिप क्या बनेगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप के मुताबिक यही है कि जब आपके पास वेव लेंथ को आप बढ़ाते जाते हैं, वेव लेंथ के बढ़ने से आपके पास जो इंटेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है, एक्सीड हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि दोनों चीज़ें सेम पैटर्न में जो है वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ये दोनों रेज आपस एक तो पैरेलल होंगी। उसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे आपके पास जो एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन कुछ नहीं होगा, ज़ीरो है, क्योंकि पैटर्न चेंज नहीं हो रहा। स्टार्ट में आपके पास जो वेव है वो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और साथ ही साथ उसका आपके पास वेव लेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी इंटेंसिटी से मुराद यहाँ फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, तो वहाँ पे जो आपके पास एंगल बनेगा वो 0 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह से अगर नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी एंगल में डेविएशन आएगी। स्टार्ट में वही एंगल था, लेकिन ये जो आपके पास यहाँ से जो पैटर्न आपको शो हुआ, तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा कम होता है। लैम्डा कम हुआ यानी कि वेवलेंथ कम हुई, तो वेवलेंथ के कम होने से आपके पास इंटेंसिटी यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो रही है, इंक्रीज। इंटेंसिटी का अगर इंक्रीज आ रहा है तो इट्स मीन कि अब यहाँ पे एंगल क्या हो गया, डेविएट हो गया, यानी कि 0 डिग्री से एंगल चला गया 45 डिग्री पे। तो ये पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ। देन अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपका सिंगल 90 पे चले जाए, इस तरह से प्रोसीड करते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये देखें इस वाले एंगल में 135 पे चले जाते हैं। देन अगेन ये जो बीच में आपके पास ये नीचे वाला डाउन जो ट्रफ है, ये जो आपको शो हुआ हो रहा है, ऊपर क्रस्ट होता है, देन नीचे ट्रफ, तो कंजेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास वेव लेंथ कहलाता है। ठीक है, तो ये जो डिफ्रेंसिएशन आ रही है इसकी अगर बात करें तो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन नॉट एक्सप्लेन दीज ग्राफ्स। इन तमाम ग्राफ्स को आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट था वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, तो इसी के मुताबिक अगर हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको बारहा मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि आपके पास जो एक्स रेज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एंड इट्स फेल ऑन एटम, जब फॉल, जब इनको हम एटम पे फॉल करवाते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ओसिलेट होते हैं, उनके अंदर ओसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो जो वेव प्रोसीड होती है वो भी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। ठीक है, एंड देयर फ्रीक्वेंसी इज सेम एज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव एंड वेव लेंथ आल्सो, बट Compton explain Compton effect shows that angle deviation or scattering angle cause it to change its in wavelength of the waves। कि आपके पास Compton effect के मुताबिक एंगल के अंदर जो डेविएशन आई, वो जो ऊपर आपको ग्राफ से मैंने शो की, उसके मुताबिक यही है कि आपके पास वेवलेंथ चेंज हो जाती है, और वेवलेंथ के चेंज होने से फ्रिक्वेंसी भी एज वेल एज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एंड सच चेंज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेव। ठीक है, सो लास्ट पे हमने एक यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कंक्लूजन पॉइंट है, वो लिखा कि एक्स रेज फोटॉन
X-ray photon has maximum energy of HF. What is H? H is a Planck's constant and F is a frequency. ये आपने एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ा था आप इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। मोमेंटम की अगर बात करें तो HF/c, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि c आपका स्पीड है। सो अ फोटोन हैज़ एनर्जी टू कंजर्व, सो सिंपली सेज दैट फोटोन मस्ट कंजर्व, कि फोटोन कंजर्व रहता है, फोटोन में चेंज नहीं आता। तो अगर डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन के अंदर बच्चों वही जो पैटर्न हम स्टडी करेंगे सेम, कि आपने किसी सोर्स में से वेव को पास किया इलेक्ट्रॉन की सूरत में, यहाँ पे पहले वो प्रोसीड हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी ग्रेफाइट सोर्स या किसी से आगे प्रोसीड होता है तो आगे वो अपना पैटर्न चेंज करता है। यहाँ पे आपके पास एम इज़ द रिलेटिविस्टिक मैस, ठीक है, मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मैस होगा, एंड वी इज़ द वेलोसिटी, एंड मैस वेलोसिटी कंबाइंस टू फॉर्म मोमेंटम, ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपस फ्रिक्वेंसी आती है आफ्टर कुलोयन, HF/c। यहाँ तक कुलोयन नहीं हुई थी, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कुछ और थी। अब कुलोयन के बाद स्टार्ट की फ्रिक्वेंसी ये है और एंडिंग फ्रिक्वेंसी को आप लिखते हैं HF-c/sin। अब साइन थीटा का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ बच्चों? बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आपने किसी भी लेक्चर में 9th से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि आप किसी एक फोर्स को, किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो F(x) होता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो F(y) होता है, ठीक है। तो F(x) के लिए बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप यूज़ करते हैं वो cos थीटा है, ठीक है, और F(y) के लिए जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं वो क्या है? साइन थीटा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कौन सा, ये वर्टिकल कंपोनेंट को देख रहे हैं तो साइन थीटा। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपने इसका मोमेंटम लिखा cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर आप एनर्जी फोटॉन के लिखते हैं तो वो HF/c होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और आप अगर वर्टिकल कंपोनेंट में लिखते हैं तो HF'/c साइन थीटा, तो MV साइन थीटा इज अ मोमेंटम अक्रॉस y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने डायग्राम को इसलिए एक्सप्लेन किया कि इसके मुताबिक आगे हम क्या देखेंगे, इसकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में बच्चों हमने स्टार्ट में एक चीज़ लिखी, इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटान, ये प्रोटॉन नहीं है फोटान, इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटान प्लस इनिशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो प्रोटॉन की या फोटान की जो आपस इनिशियल एनर्जी थी वो HF, हमने कहा कि एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HF से। और इलेक्ट्रॉन की क्योंकि वो आगे स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है उसकी स्पीड से के क्रॉस वो मूव करता है, तो m0c²। m0 क्यों लिखा? ओरिजिनल जो स्टार्ट से आया था, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब एनर्जी आफ्टर कुलोयन आई, कुलोयन से पहले वाली एनर्जी है इन दोनों का सम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फाइनल एनर्जी F, यहाँ पे F रिलेट करता है फाइनल को, फाइनल एनर्जी ऑफ फोटान प्लस फाइनल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फोटान की HF और इलेक्ट्रॉन की mc²। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने m0c² लिखा था, m0 लिखा, यहाँ पे m लिखा, इट्स मीन ये ओरिजिनल है और ये आफ्टर कुलोयन है, ठीक है। इसके मुताबिक अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात करें तो उसके मुताबिक हम लोगों ने यही पढ़ा हुआ है बच्चों कि आपके पास जो एनर्जी है वो बिफोर क्लोइन आफ्टर क्लोइन कंजर्व रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे जो PIX लिखा है इसका मतलब है कि इनिशियल स्टार्ट में जो आपके पास प्रोटॉन की जो मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम, ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का। इस तरह से जो हमने एनर्जीज लिखी उनको मोमेंटम्स में कन्वर्ट करेंगे। अब मोमेंटम की जब बात आती है तो स्पीड आ जाती है HF/c प्लस, अब जो इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम 0 है, शुरू में उसने कोई नहीं मोमेंटम गेन नहीं किया, प्लस अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू इसका जो फाइनल मोमेंटम था आपके पास इसका फोटान का, वो आपने आगे देखा कि वो क्या बना था आपके पास HF'(c), ये आपने लिखा था बाय होना चाहिए था cos थीटा, ये x की अगेंस्ट की बात करें, ये वाला मोमेंटम, ठीक है। तो ये यही आप लोगों ने यहाँ पर पुट आउट किया, cos थीटा प्लस MB, क्योंकि उसी की आप बात करें इलेक्ट्रॉन की भी FX पे, ये देखें F(x), x से मुराद है x कंपोनेंट लिखना है अभी फिलहाल आपने, ठीक है। तो x कंपोनेंट के मुताबिक आपने पुट आउट किया। अब यहाँ पे HF/c इज इक्वल, अब ये 0 को ऐड करें वापस यही आ जाता है, यहाँ पे भी आपस एज इट इज़ आपने सारी इक्वेशंस को इक्वेशन 2 का नाम दें, फर्स्ट वन इक्वेशन आपस यहाँ पे बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट कंजर्वेशन हमने देखना है अलॉन्ग y एक्सिस, ये x एक्सिस था ना ये वाला, यहाँ पे आपने x एक्सिस की बात की, अब यहाँ पे हम y एक्सिस, वही इक्वेशन है, सिर्फ आपने यहाँ पे IY लिखना है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ y कंपोनेंट, जब प्रोटॉन किस में है? y में, y कंपोनेंट का फोटॉन, इस तरह से y कंपोनेंट का इलेक्ट्रॉन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ y इलेक्ट्रॉन, यानी y एक्सिस पे जो है, इस तरह से फाइनल एंड फाइनल, ठीक है, सो ऑन। अब यहाँ पे अगर बात करें फाइनल मोमेंटम की, तो फाइनल मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का 0 हो गया,
ये आपने ऊपर जाके देखा ज़ीरो जाता है, फाइनल मोमेंटम वाई पे भी जीरो, इलेक्ट्रॉन का भी ज़ीरो हो जाता है, जबकि फाइनल मोमेंटम फोटान का आपके पास एच एफ डैश सी बाय साइन थीटा और एम बी साइन थीटा, ये आपने एज इक्वेशंस के मुताबिक पुट किया। तो बच्चों ये बीएससी का बेसिकली टॉपिक है। तो बीएससी के टॉपिक के मुताबिक इसको फर्दर यहाँ से आगे इसकी इक्वेशंस को सॉल्व आउट नहीं किया हुआ। उसको सॉल्व आउट करने का रीज़न ये था ना करने का कि आपके पास ये बीएससी का लेवल है और बीएससी के लेवल में आप इसको नहीं कर सकते। तो आप बस ये याद रखेंगे कि इन इक्वेशंस को जब सॉल्व किया गया तो सॉल्व करने के बाद इनका जो रिजल्ट निकला वो 1/f प्राइम आफ्टर कुलोगन की फ्रिक्वेंसी -1/f इज इक्वल्स टू h by m naught c square 1 minus cos theta. So it's all about today about the derivation of Compton effect. बेसिकली हमने यही डिराइव किया कि जो फ्रिक्वेंसी और स्टार्ट की फ्रिक्वेंसी और इनिशियल फ्रिक्वेंसी का जो आपस डिफरेंस आता है वो आपके पास चेंज इन मोमेंटम हो सकता है, या फिर आप टोटली कह सकते हैं कि असल में उसके मोमेंटम का डिफरेंस आएगा। और वो किस वजह से आ रहा है? डेविएशन इन एंगल। उन्होंने क्या लिखा है? एंगल में कोई ना कोई क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। हमारा कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।